So hi everyone, this is Akshansh Garg. So welcome to this super revision series. So in this video I will cover valuation chapter. तो ये वैल्यूएशन चैप्टर आपको तभी देखना है जब आपको लगता है कि आपने एक बार पढ़ के हो गया है, बस अब आपको रिवीजन करना है। तो दिस वीडियो विल बी सुपर बेनिफिशियल फॉर यू। इसके अंदर मैं सारे आपका जितना भी पूरा वैल्यूएशन है वो कवर करवा दूंगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर, तो ना क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ पॉइंट होता है जो ध्यान रखने वाला होता है, वो ही मैं आपको साथ में बताता चलूंगा। चलिए, बिफोर स्टार्टिंग डू लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे तो डिटेल रिवीजन वीडियो की जरूरत है, तो आपको जो जो मेरी प्लेलिस्ट है ना रिवीजन वाली, उसमें जाके आप देखिएगा। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा जिन्होंने कम से कम एक बार अच्छे से करके पढ़ लिया होगा। जस्ट रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, अच्छा रहेगा, स्पेशली एग्जाम के लास्ट टाइम में तो आपके लिए काफी सुपर बेनिफिशियल रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। सवाल ये आता है कि किस वैल्यू पे जीएसटी लगता है, वो डिसाइड करता है वैल्यूएशन चैप्टर। जो भी वैल्यू, जैसे जो भी बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट है ना, उसी वैल्यू पे जीएसटी लगता है। फॉर एग्जांपल, आप अपनी मम्मी के साथ बाजार गए, आपकी मम्मी ने शॉपकीपर को बोला कि भैया ये बैग कितने का है, भैया ने बोला कि 3000 रुपीज का बैग है, आपकी मम्मी ने कहा 400 रुपये दूंगी, और फिर डील डन हो गई कि चलो 450 रुपीज में बैग डन हो गया। 450 रुपीज ही वो वैल्यू है जिसपे जीएसटी लगेगा। मतलब जो भी बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है ना, उसी वैल्यू पे जीएसटी लगता है। तो सवाल ये आता है कि फिर वैल्यूएशन रूल की जरूरत ही क्या पड़ी। तो सुनिएगा मेरी बात, पहले वैल्यूएशन रूल पे अपन बाद में आएंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि अगर बायर और सेलर अनरिलेटेड हैं और प्राइस ही सोल कंसिडरेशन है, प्राइस सोल कंसिडरेशन मतलब आप उसको मनी में पैसा दे रहे हो, तो फिर जो भी वैल्यू, जो भी बायर और सेलर के बीच में वैल्यू रहती है, उसी वैल्यू पे जीएसटी लगता है। ठीक है भाई, अब सुनना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये बाजार गया, मैंने कहा भैया ये गेम खेलना है मुझे, टुनटुन वाला गेम। आवाज आ रही तुम्हें? तो ये गेम खेलना है मेरे को। मैंने कहा भाई साहब ये गेम कितने का है? उन्होंने कहा 200 रुपीज का भैया ये गेम है। ठीक है भाई, 200 रुपये का एक गेम था। मैंने कहा मेरे को ना इसकी स्पेशल पैकिंग करके दो ना, अच्छे से किसी को गिफ्ट देना है। उन्होंने कहा 100 रुपीज एक्स्ट्रा लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, 300 रुपीज हो गए। फिर मैंने कहा यार मैं तो आपको पुराना कस्टमर हूँ, मुझे थोड़ा डिस्काउंट दो। उन्होंने कहा आपको 10% डिस्काउंट देते हैं। उन्होंने को 30 रुपीज ऑफ कर दिया, मतलब नेट 270 रुपीज का पड़ा। तो मैं जीएसटी कितने पे दूंगा? नेट में जीएसटी 270 रुपीज पे दूंगा। तो मतलब 15 1 + 15 2 - 15 3, 15 होता है ओरिजिनल प्राइस जो कि 200 रुपीज है। मैंने स्पेशल पैकेजिंग करवाई 100 रुपीज की और मुझे डिस्काउंट मिला जो कि 15 3। तो वैल्यू कैसे निकाली जाती है? 15 1 + 15 2 - 15 3, मतलब बेसिक प्राइस प्लस कुछ एडिशनल खर्चे हैं वो माइनस डिस्काउंट। ठीक है भाई, बड़ा सॉर्टेड सा है। सवाल ये आता है कि 15 2 में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? बेसिक प्राइस तो 15 1 में आ गई, उसके अलावा 15 2 में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? जैसे हमने पैकेजिंग एग्जांपल लिया। ठीक है भाई, फिर इन्होंने बोला कि कोई भी ऐसे टैक्सेस जो जीएसटी के अलावा है, एनी टैक्सेस ड्यूटी सेस जो कि जीएसटी के अलावा है, वो सब कुछ वैल्यू में ऐड होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना मजा आएगा। तो गवर्नमेंट वैल्यूएशन के अंदर सब कुछ वैल्यू में ऐड कर लेती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, कोई भी म्यूनिसिपल टैक्सेस वगैरह हो, सब कुछ वैल्यू में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा अमाउंट था जो सप्लायर को पे करना चाहिए था लेकिन उसके बिहाफ पे रिसीवर पे कर रहा है, वो भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, समझना मेरी बात, मैंने आप लोगों को क्लास बेची 8500 रुपीज के अंदर। मैंने आपको क्या बोला कि आप एक काम करो, 7500, देखो 8500 रुपीज की क्लास है, पर आप एक काम करो, मुझे 2 टुकड़ों में पैसा दो, 7500 रुपीज मुझे दो और 1000 रुपए ना एक काम करो, बुक वाले को पैसा भेज दो, वही कुरियर करवाता है। ठीक है, आप बोलोगे सर आप जिसको बोलोगे हम उसको पे कर देंगे। गवर्नमेंट बोलेगी लेकिन भाई कॉन्ट्रैक्ट पहले तो 8500 रुपीज है ना, अभी कोरियर के चार्जेस मेरे को पे करने चाहिए थे, बुक के चार्जेस मेरे को पे करने चाहिए थे। ठीक है, तो वो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट अपना 8500 रुपीज का हुआ है। तो भाई अगर ऐसे थोड़ी कि आप जीएसटी मैनिपुलेट कर लोगे कि दो अकाउंट में पैसा मंगा के ऐसे कर लोगे, ऐसा नहीं होगा ना। तो कोई भी ऐसा अमाउंट जो सप्लायर को पे करना चाहिए था लेकिन उसके बिहाफ पे रिसीवर पे कर रहा है, तो वो भी वैल्यू में ऐड होगा। ठीक है भाई, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जैसे आप स्पेशल पैकेजिंग करवा रहे हो, इंस्पेक्शन करवाया आपने, सब आपको क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, वो सब भी वैल्यू में ऐड हो जाएगा। कोई भी इंटरेस्ट या लेट फीस है, समझना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अपनी क्लास दी 10,000 रुपीज में, मैंने कहा था कि भाई साहब आप इसका पेमेंट 10 डेज में कर देना। ठीक है, 10 डेज में नहीं करोगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा। आपने इसका पेमेंट 2 महीने बाद किया, 3 महीने बाद किया, 3 महीने का इंटरेस्ट और हुआ, तो उस इंटरेस्ट पे भी जीएसटी लगेगा। इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंटरेस्ट को हमेशा इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ही माना जाएगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा। कब लगेगा जीएसटी? एज पर टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन, जब इंटरेस्ट मिला तब लगेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको क्या किया, आज ये पानी की बॉटल बेच दी, मैंने आपको बॉटल दे दी। ठीक है, ऐसी मैंने आपको 1000 बॉटल दे दी। ठीक है भाई, 1 लाख रुपीज मैंने आपको बॉटल दे दी, पेमेंट भले अभी भी नहीं आया हो, लेकिन एज पर टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन मेरे को तो जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ऑब्लिक लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, मैं सप्लायर हूं, मेरे को पेमेंट नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं 1 लाख पे जीएसटी जमा करा दूंगा। ठीक है, आप मुझे इसका पेमेंट दे रहे हो 4 महीने बाद, 1,15,000, 15,000 इंटरेस्ट का है। तो अब मैं 4 महीने बाद उस 15,000 पे जीएसटी कराऊंगा, और 15,000 को क्या मानूंगा मैं? इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट मानूंगा। तो उस पे से मैं डिवाइड बाय जो भी जीएसटी की रेट रही होगी, सपोज करो 18% जीएसटी की रेट है, 15,000 डिवाइड बाय 118 इंटू 18, वो जीएसटी का अमाउंट आएगा, वो मेरे को उस टाइम जमा कराना पड़ेगा। देखो ये रिवीजन तब है जब आपने सब पढ़ लिया हो, तो अपन सारे पॉइंट्स कवर करेंगे।
मतलब एक्सपर्ट लेवल का रिवीजन है, मतलब ऐसा करके है, ठीक है। ऐसा नहीं कि थोड़ा डिटेल इतना इतना टेक्निकल क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। फिफ्थ पॉइंट आता है कि कोई भी सब्सिडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले या स्टेट गवर्नमेंट से मिले वो ऐड नहीं होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड नहीं होगी, उनके अलावा किसी से मिले तो वो वैल्यू में ऐड होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी क्लास 10,000 रुपीज की है, गवर्नमेंट ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई 2,000 रुपीज की सब्सिडी हम देंगे, अच्छा पढ़ाता है, ठीक है। तो अब जनता को आप 8,000 में बेचो तो फिर जीएसटी 8 पे लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई सब्सिडी दे तो वो वैल्यू में ऐड नहीं होती, उसके अलावा कोई दे तो ऐड होगा। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि बेसिक प्राइस जो दे रखी होती है उसमें सब्सिडी का एडजस्टमेंट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, खाली बेसिक प्राइस दे रखी है, तो आपको ये मान के चलना है कि भाई इसके अंदर कोई भी सब्सिडी वगैरह कोई से भी एडजस्टमेंट नहीं हो रखे, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है बेसिक प्राइस है आपकी, सपोज करो 25,000, सब्सिडी गिवन बाय मिस्टर एक्स या सब्सिडी गिवन बाय होल्डिंग कंपनी 2,000 रुपीज, तो वैल्यू में ऐड करनी पड़ेगी। ये मत मान लेना कि 25,000 रुपए में तो इंक्लूडेड होगा ना। क्वेश्चन में दे रखा है कि बेसिक प्राइस 25,000 रुपीज, सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट 2,000 रुपीज, वो ऐड ही मत करना क्योंकि ऑलरेडी एडेड नहीं है वो, तो अब आपको भी ऐड नहीं करनी। पर क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई सब्सिडी गिवन बाय होल्डिंग कंपनी 2,000, तो ऐड करो। तो बेसिक प्राइस के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रखे होते, आपको बाय डिफॉल्ट अजम्पशन होता है, ठीक है भाई। इतने क्वेश्चन भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आप रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15.3 क्या होता है? 15.3 होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट समझना, आप इनिशियल जैसे सपोज करो मैंने कोई सेल निकाली, मैंने कहा कि भाई साहब आप सपोज करो लाइंस में शॉपिंग करने गए, दिवाली सेल लगी हुई थी, इंस्टेंट डिस्काउंट मिला, वो वैल्यू से लेस हो जाएगा। बात कर रहा हूँ जैसे मैं गेम लेके आया, वीडियो टाइप गेम है, ये लेके आया, इसमें मेरे को इंस्टेंट डिस्काउंट मिला, 30 रुपीज का लेस हो गया। लेकिन डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, एक होता है बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई, इंस्टेंटली आपको डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट आपको इनवॉइस में दिखाना पड़ता है, आपने दिखा दिया, आपको डिस्काउंट मिल गया, बात खत्म। एक आता है पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के अंदर ये होता है कि जैसे बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, किसी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मैंने कहा कि सपोज करो मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रथम के साथ, प्रथम नाम का एक बंदा था, उसके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। प्रथम ने कहा कि मेरे को आपसे गुड्स परचेज करने हैं, अगर मैं साल भर, मैंने कहा ठीक है प्रथम आप गुड्स परचेज करो, साल भर में अगर आपने मेरे से 1 करोड़ का सामान खरीदा, 1 करोड़ या उससे ऊपर, तो मैं आपको 5% डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। प्रथम ने कहा मैं एक साथ तो खरीदूंगा नहीं, एक साथ तो खरीद नहीं सकता। मैंने कहा बिल्कुल, जैसे ही आपका जिस मूवमेंट पे एक्सीड हो जाएगा ना, उस मूवमेंट से ही आपको बैक डेट से मैं डिस्काउंट दूंगा, और फ्यूचर में जितने भी ट्रांजेक्शन करोगे आप इस साल, उस पर आपको 5% डिस्काउंट। अब प्रथम मेरे से एक महीने में 10 लाख का माल खरीद रहा है, कभी 20 लाख का, कभी 25 लाख का, जिस मूवमेंट पे वो हो जाएगा तो मेरे को बैक डेट से डिस्काउंट मिलेगा। तो समझना मेरी बात ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल कि प्रथम ने मेरे से जुलाई मंथ से सामान खरीदना चालू किया, जुलाई में उसने मेरे से 30 लाख का सामान खरीदा, उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिला। 30 लाख पे जो जीएसटी उसने मेरे को पे किया, उसने पूरे की आईटीसी क्लेम कर ली, जाहिर सी बात है उसने जितना जीएसटी पे किया उसकी आईटीसी क्लेम कर ली। फिर ऐसे 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 करते नवंबर तक आते आते क्या किया, उसका 1 करोड़ कंप्लीट हो गया। अब नवंबर के बाद जब वो दिसंबर में सामान खरीद रहा है ना, तो अब उसको डिस्काउंट मिलेगा और बैक डेट का भी डिस्काउंट मिलेगा। तो अब क्या होगा, कुल मिला के जो 30 लाख रुपीज का सामान जुलाई में खरीदा, अगस्त में जो सामान खरीदा होगा, सितंबर में जो सामान खरीदा होगा, अब उस पर भी डिस्काउंट मिल रहा है। पर आप आईटीसी तो पूरे अमाउंट की ले चुके, 30 लाख पे आपने जितना जीएसटी पे किया था उस पर आप आईटीसी ले चुके। लेकिन भाई अब पॉइंट यार, अब तो आपको गवर्नमेंट डिस्काउंट दे रही है। तो अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट का केस हुआ, तो रिसीवर को, जैसे प्रथम है, उसको डिस्काउंट अमाउंट पे आईटीसी रिवर्स करनी पड़ेगी। जैसे अब 30 लाख का सामान है, लेकिन अब वो देखा जाए तो 5% डिस्काउंट के बाद कितने का हुआ, 28.5 का ही हुआ, ठीक है। तो अब 1.5 लाख रुपए पे उसने क्या कर रखा है, एक्स्ट्रा क्रेडिट ले रखी है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आप लिंक कर पा रहे होंगे, तो समझना मेरी बात। इस केस में क्या होगा, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में आपको कंडीशन क्या ध्यान में रखनी है कि रिसीवर आईटी से रिवर्स करेगा, और एग्रीमेंट में पहले से होना चाहिए डिस्काउंट की कंडीशन। ऐसे नहीं कि आपने किसी को सामान बेच दिया, जब पेमेंट की बारी आई तो आपने डिस्काउंट दे दिया, नहीं, गवर्नमेंट को ऐसे फ्रॉड हो गया। आपने सपोज करो किसी को मैंने या आपको बॉटल 100 रुपीज में बेच दी, जब पेमेंट की बारी आई तो मैं आपको कह रहा हूँ चलो 90 रुपए का डिस्काउंट है, 10 रुपए दे दो, और मैं 90 रुपीज आपसे 2 नंबर में ले लूँ, कैश में पैसा ले लूँ, तो फिर गवर्नमेंट तो फ्रॉड हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट ने कहा डिस्काउंट की कंडीशन शुरू में ही होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बाद में आपके मन में आए जो कर लो आप, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 15(1) + 15(2) - 15(3) से वैल्यू निकाली जाती है। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, बिफोर एट द टाइम ऑफ सप्लाई, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के केस में रिसीवर आईटी से रिवर्स करेगा और बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं वैल्यूएशन रूल्स की तरफ। रूल नंबर 27 क्या बोलता है? रूल नंबर 27 ये बोलता है, जब बायर और सेलर रिलेटेड होते हैं ना, नहीं सॉरी, जब रूल नंबर 27 क्या बोलता है, जब प्राइस इज नॉट सोल, प्राइस पूरा मतलब सोल कंसिडरेशन नहीं होता, प्राइस इज नॉट होली इन मनी, तो रूल नंबर 27 लगता है, 28 लगता है और रिलेटेड पर्सन वाला। तो 27 क्या बोलता है, व्हेन द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी, तो रूल नंबर 27 लगाया जाता है। समझना मेरी बात। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कोई स्टूडेंट मेरे पास आया, बोलता है साहब मेरे को आपकी क्लास लेनी है सर। मैंने कहा ठीक है, फेस टू फेस क्लासेस चल रही थी, ठीक है। मैंने कहा 15,000 रुपीज की क्लास है। उसने कहा सर
मेरे पास 15,000 रुपीज तो नहीं है, लेकिन मैं एक काम करता हूं, मैं आपको 5,000 रुपीज तो कैश दे सकता हूं और एक मोबाइल फोन दे सकता हूं। एक मोबाइल फोन हमारे घर में रखा हुआ है, वो मैं आपको दे सकता हूं। मैंने कहा चल ठीक है बैठ जा। तो मतलब प्राइस इज नॉट होल इन मनी, वो मेरे को पूरा पैसा 15,000 कैश में नहीं दे रहा, दे रहा होता 15,000 रुपीज मुझे दे देता वो मनी में, मैं उस पर जीएसटी दे देता। अब मैंने गवर्नमेंट को बोला कि इसने मेरे को 5,000 रुपए दिए, एक मोबाइल फोन दिया, इस पे जीएसटी कैसे लगाऊं? तो गवर्नमेंट ने कहा सबसे पहले तो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, आपकी क्लास में बाकी बच्चे बैठे हैं उनसे आप कितना चार्ज कर रहे हो? मैंने कहा 15,000। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है बात खत्म, 15,000 में जीएसटी लगाओ। उसने 15,000 के बदले ही तो कंसिडरेशन दिया है, ठीक है बात खत्म हो गई। सपोज करो अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है, मान के चलो वो स्टूडेंट पहला ही स्टूडेंट था मेरा और कोई बच्चे ही नहीं थे, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक काम करो, जो भी उसने क्या किया, अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है ना, तो एक काम करो, कैश प्लस काइंड, जो उसने 5,000 रुपीज कैश दिया आपको और जो मोबाइल फोन दिया, मोबाइल पता लगाओ उस मोबाइल फोन की अमेजोन पे जाके वैल्यू कितने की है, ठीक है, तो कितने का वैल्यू है, तो फिर उस हिसाब से वैल्यू ले लो। अब सपोज करो इफ इन केस वो मोबाइल फोन पुराना फोन निकला, उसकी वैल्यू आप डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे, वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, चलो कैश की तो वैल्यू 5,000 रुपए, काइंड में जो दिया मोबाइल फोन दिया उसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, तो ना तो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, ना ही कैश प्लस काइंड अवेलेबल है, फिर क्या करोगे? तो गवर्नमेंट करिए फिर एक काम करो, लाइक कैंड एंड क्वांटिटी की वैल्यू ले लो, जो लाइक कैंड क्वांटिटी, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है सारे रूल्स। तो रूल नंबर 27, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, फिर कैश प्लस काइंड, फिर लाइक कैंड एंड क्वांटिटी। लाइक कैंड क्वांटिटी मतलब आप जैसा कोई दूसरा इंसान जो पढ़ाता हो ना, सेम सब्जेक्ट सेम, तो वो वैल्यू ले लो। मैंने कहा नहीं साहब, कोई कोई ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, ठीक है। मैंने कहा कि साहब मेरे जैसा कोई पढ़ाता ही नहीं, लाइक कैंड क्वांटिटी कोई है ही नहीं, फिर क्या करें? तो गवर्नमेंट ने कहा देखो अब ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल भी नहीं है, कैश प्लस काइंड भी अवेलेबल नहीं है, लाइक काइंड एंड क्वांटिटी भी अवेलेबल नहीं है, तो एक काम करो, आप रूल 30 और 31 के हिसाब से वैल्यू निकाली जाएगी। रूल 30 क्या बोलता है, जितनी आपकी कॉस्ट लगी उसका 110% कर लो, हम ये मान लेते हैं कि 10% आपका प्रॉफिट है। मैंने कहा साहब सर्विस इंडस्ट्री है, क्या ही कॉस्ट होगी मेरी? तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, फिर हम रूल 31 लगाएंगे। 31 क्या बोलता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट डिपार्टमेंट आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा। तो रूल 27 क्या हुआ, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, फिर कैश प्लस काइंड, फिर लाइक काइंड क्वांटिटी, फिर रूल 30 और 31। रूल नंबर 28 क्या बोलता है, समझना मेरी बात। रूल नंबर 28 लगता है गुड्स एंड सर्विस दोनों पे, रूल नंबर 27 भी गुड्स एंड सर्विस दोनों पे लगता है। 28 के अंदर क्या दे रखा है आपको, कि अगर आप डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन के साथ कोई भी डील करोगे, अगर आप कोई भी अपना सामान रिलेटेड पर्सन को दोगे, रिलेटेड पर्सन का मतलब, डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब क्या होता है, सेम पैन नंबर पे कोई दूसरी ब्रांच रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अगर डिस्टिंक्ट पर्सन या रिलेटेड पर्सन को अगर आप कोई सामान दोगे तो भी गवर्नमेंट को वैल्यूएशन रूल लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पे भी बायसनेस आ सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ले लेंगे अपन, ठीक है, फिर ले लेंगे अपन लाइक काइंड एंड क्वांटिटी, और फिर ले लेंगे रूल 30 और 31। अब आप बोलोगे कैश प्लस काइंड क्यों नहीं है? जाहिर सी बात है, कोई प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है वाला केस थोड़ी है, पैसा तो कैश में ही मिल रहा है, वो पैसे वाली बात नहीं है कि प्राइस अदर देन मनी है या नहीं, तो कैश प्लस काइंड वाला तो होगा ही नहीं यहाँ पे। तो अपन ने क्या बोला, रूल नंबर 28 के अंदर ओपन मार्केट वैल्यू, फिर लाइक कैंड क्वांटिटी, फिर रूल 30 और 31। सवाल आता है लाइक कैंड क्वांटिटी का आपको 90% करना पड़ेगा, अब इसका बहुत डिटेल लॉजिक है, ठीक है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं समझाने की कोशिश करूंगा अगले रूल नंबर के अंदर। अच्छा एक बात और सुनना मेरी बात, हमने क्या बोला, ओपन मार्केट वैल्यू, लाइक कैंड क्वांटिटी का 90%, फिर रूल 30 और 31। अब 90% क्यों करेंगे उस पर अभी थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। अब एक बात समझना, जैसे मान के चलो मैंने, मेरी ब्रांच है, मैं जयपुर के अंदर हूँ, मेरी ब्रांच दिल्ली के अंदर है, मेरी फैक्ट्री जयपुर के अंदर है, शोरूम दिल्ली के अंदर है, मैंने शोरूम से फैक्ट्री में सामान भेजा, ठीक है। अब मैंने किसी भी प्राइस में भेजा हो, किसी भी प्राइस में या फ्री में भेजा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जीएसटी भरना पड़ेगा, वैल्यू निकालूंगा मैं एज पर रूल 28, ठीक है भाई, मैं जीएसटी भरूंगा। और अगर मेरी सामने वाली ब्रांच वो आगे बिजनेस कर रही है, फॉर एग्जाम्पल मैंने शोरूम से सामान, मैं फर्नीचर्स का बिजनेस है, मैं फर्नीचर्स बना के अपनी ब्रांच को देता हूँ, मैंने सामान भेजा, वो आगे फर्नीचर बेच रही है, तो इसका मतलब वो भी आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है। तो समझना मेरी बात, अगर रूल नंबर 28 के केस में जो रिसीवर है ना वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है, तो जो वैल्यू मैं डिक्लेयर करूंगा ना, गवर्नमेंट वही वैल्यू मान लेगी, एज सच वैल्यूएशन में रूल 28 की जरूरत ही नहीं है फिर, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोल रही है, समझना मेरी बात, अगर गवर्नमेंट वैल्यूएशन रूल लगा भी दे, रूल नंबर 28 लगा भी दे, गवर्नमेंट ने कहा अरे आपकी जयपुर वाली ब्रांच जो दिल्ली वाली ब्रांच को सामान भेज रही है ना, उस पर 15 लाख रुपए वैल्यू मानो, उस पर जीएसटी दो। मैंने कहा ठीक है साहब, लो 15 लाख पे दे देता हूँ, आपका हो तो 20 पे देता हूँ, आपको तो 50 पे देता हूँ, क्या फर्क पड़ रहा है, मैं जीएसटी दूंगा, वहां से वो आईटीसी ले लेगा, तो आपको क्या ही मिल गया, फालतू की क्यों नहीं तगड़ी कर रहे हो? तो गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल सही बात है, इस केस में अगर रिसीवर आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है तो जो वैल्यू आप डिक्लेयर करोगे वही मान लेंगे, अगर रिसीवर आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं है तो फिर ये वैल्यूएशन रूल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट का फायदे की बात हो जाती है, ठीक है। लाइक कैंड क्वांटिटी का 90% अपन लेते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात और, ये रूल नंबर 28 के अंदर एक और सेकंड पॉइंट आया था, कॉर्पोरेट गारंटी वाला, लास्ट टाइम ऐड हुआ था। इस केस में क्या था, समझना मेरी बात ध्यान से, कि भाई देखो, अगर आपका कोई रिलेटेड पर्सन है, जैसे सपोज करो मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है, मेरी सब्सिडरी कंपनी बैंक से लोन ले रही है, ठीक है, और 100 करोड़ रुपए का लोन ले रही है, इमेजिन करो, या 500 करोड़ रुपए का लोन ले रही है मेरी सब्सिडरी कंपनी बैंक से, और मैंने क्या किया, उसकी गारंटी फ्री में दे दी उसको, बैंक को फ्री में गारंटी दे दी मेरी सब्सिडरी कंपनी की,
जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है कि भाई ये तो आप तो रिलेटेड पर्सन हो गए, आप गारंटी फ्री में कैसे दे सकते हो, मार्केट में तो पैसे लगते हैं गारंटी देने के, आप फ्री में कैसे दे रहे हो, चलो वैल्यूएशन रूल लगाओ, रूल नंबर 28 लगाओ। मैंने कहा ठीक है लगा लो। अब इन्होंने एक फिक्स रूल बना दिया। इन्होंने क्या बोला कि देखो भाई, अगर आप किसी गारंटी दे रहे हो और उससे पैसे चार्ज कर रहे हो, तो जितना भी पैसा चार्ज कर रहे हो आप, या तो वो, या फिर 1% ऑफ लोन अमाउंट विच एवर इज हायर, 1% ऑफ लोन अमाउंट और गारंटी अमाउंट विच एवर इज हायर, वो आपको वैल्यू लेना पड़ेगा। 1% ऑफ लोन अमाउंट और गारंटी अमाउंट विच एवर इज हायर। रूल नंबर 29 पे आते हैं। रूल नंबर 29, अब की बार नहीं, May 24 की आरटीपी का एक क्वेश्चन था, इसमें ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स लिखा हुआ है, सर्विस नहीं लिखा हुआ। ये पता है कौन सा क्वेश्चन था? आई थिंक ये क्वेश्चन डाला था आईटीसी चैप्टर के अंदर। अगर आप आओगे ना आईटीसी चैप्टर के अंदर, देखो आप, आरटीपी May 24 का क्वेश्चन था, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन था। आरटीपी May 24, जस्ट अ सेकेंड ना, ये देखो आरटीपी May 24, इसमें क्या क्वेश्चन था, अब देखो यही क्वेश्चन, रूल नंबर 29, इस पे आज तो कोई पॉइंट था नहीं, लास्ट आरटीपी में आया। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव थ्रू एन एजेंट, अगर आप एजेंट को कोई गुड्स देते हो, सर्विस नहीं खाली गुड्स, 27 28 तो गुड्स प्लस सर्विस दोनों पे, 29 खाली गुड्स पे, ठीक है, तो क्या वैल्यू मानेंगे, एजेंट। ठीक है, तो एजेंट के केस में अपन ने क्या बोला, वही ओपन मार्केट वैल्यू, फिर लाइक कैन एंड क्वांटिटी का 90%, रूल 30 और 30 में वैसा ही है, रूल 28 जैसा, लेकिन एजेंट वाले केस में सिर्फ गुड्स पे लगता है और बाकी सब केसेस गुड्स प्लस सर्विस पे लगते हैं, 27 और 28। अब देखो आप, इस वाले क्वेश्चन में आईटीसी का क्वेश्चन था ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 अपने क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। वहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग इन अ रिजॉर्ट इन पुडुचेरी टू इट्स एजेंट बेस्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें दे रखा है कि आपने अपने एजेंट्स को ट्रेनिंग दी, उसका ओपन मार्केट वैल्यू था 1 लाख रुपीज और लाइक कैन एंड क्वांटिटी का वैल्यू था 1,20,000। तो बच्चे क्या कर दिए, आरटीपी का क्वेश्चन था वैसे तो, 1,20,000 का 90% कर दिए और 1 लाख कर दिए, विच एवर इज बेनिफिशियल, जो भी होता है वो ले लेते हैं अपन। पर भाई ये देखो, ये सर्विस दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सर्विसेज दे रहा है, गुड्स नहीं दे रहा, सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे कोई वैल्यूएशन रूल नहीं लगेंगे। इस पॉइंट पे स्टार लगा लेना अपनी बुक में जाके, पेज नंबर 8.124, ठीक है। ये बुक, समरी बुक और क्वेश्चन बैंक मोर देन सफिशिएंट फॉर एग्जाम, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है, ठीक है। 8.124 पेज नंबर था, तो ध्यान रखना आप। तो वेल, ये रूल नंबर 29 लगता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के ऊपर। अब इसमें समझना 90% क्यों करते हैं, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, सभी लोगों का फोकस इस तरफ होना चाहिए। एक एजेंट है साहब, उसने अपने प्रिंसिपल से माल लिया और सेम माल वो किसी दूसरे इंडिपेंडेंट सप्लायर से भी लेता है, जैसे प्रिंसिपल से सामान लेता है ना, वैसे ही किसी दूसरे इंडिपेंडेंट सप्लायर से भी लेता है वो सेम माल, ठीक है भाई। अब सुनना मेरी बात, उस सामान को वो मार्केट में 5,000 रुपीज का बेचता है, उस सामान को क्या करता है, मार्केट में 5,000 रुपीज का बेचता है। तो जाहिर सी बात है, जब प्रिंसिपल से लेता है या किसी और से लेता है, फिर उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करता होगा, तभी तो मार्केट में बेचता होगा, प्रॉफिट ऐड करने के बाद ही, ऐसा थोड़ी है। तो आप ये तो बोल नहीं सकते कि भाई जो मार्केट में बेचता है उसी को अपन वैल्यू मान लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल ने, इसने यही वैल्यू मान लेते हैं 5,000 रुपए। समझना मेरी बात, हमने सामान प्रिंसिपल से खरीदा, एजेंट ने, उसका वैल्यू हमें पता नहीं और हमें वही वैल्यू निकालना है। गवर्नमेंट बोलती है आप जो भी वैल्यू बताओगे हम वो मानेंगे भी नहीं, हम तो वैल्यूएशन रूल लगाएंगे, ठीक है भाई। अब दो ही बातें हैं, आप इस सामान को मार्केट में बेच रहे हो, अब गवर्नमेंट बोल रही है चलो आप इस सामान को मार्केट में 5,000 रुपए में बेच रहे हो, तो 5,000 रुपए थोड़ी वैल्यू ले लोगे, उसमें तुमने प्रॉफिट ऐड किया होगा। तो देखो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप प्रिंसिपल की जगह किसी और सप्लायर से लेते हो, सपोज करो आपने किसी और सप्लायर से 4550 में लिया वो सामान 4550, और मार्केट में आप उसको 5,000 का बेच रहे हो, तो देखो जो मार्केट में आपने बेचा उसका 90% कर दो, या फिर आप किसी और दूसरे आदमी से ले रहे हो, समझ रहे हो, जिस स्टेप में प्रिंसिपल काम करता है उसी स्टेज पे इंडिपेंडेंट सप्लायर, सपोज करो प्रिंसिपल की फैक्ट्री है, आपने उससे सामान लिया, कोई दूसरा आदमी है उसकी भी सेम सामान की फैक्ट्री है, उससे आप ले रहे हो, तो ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगा इस वाले केस में, ओपन मार्केट वैल्यू ये हो गई, ठीक है, ये हो गई ओपन मार्केट वैल्यू। मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात, नहीं समझ रहे? देखो आप जो सामान अपने प्रिंसिपल से लिया ना, उसी, जैसे प्रिंसिपल बॉटल बनाता है, प्रिंसिपल वॉलेट बनाता है, प्रिंसिपल की इसकी फैक्ट्री है, किसी दूसरे आदमी की भी वॉलेट बनाने की फैक्ट्री है, उससे आप सामान कितने में ले रहे हो, तो वो तो हो गई आपकी ओपन मार्केट वैल्यू। मार्केट में इसको कितने का बेच रहे हो, ठीक है, उसका 90% आप कर दो, तो 90% ऑफ 5,000 और दिस विच एवर इज लोअर, हम हमेशा लोअर ही लेंगे अपन। क्वेश्चन में बोल दे, नहीं बोले तो भी अपन लोअर लेंगे, जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो वैल्यू हम कितनी करेंगे 40। तो अब समझ में आ गया आपको 90% क्यों करते हैं। अब वो कहने में आता है 90% ऑफ लाइक काइंड एंड क्वांटिटी, कहो कुछ भी, कॉन्सेप्ट ये है इसका, कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो सामान आप मार्केट में बेच रहे हो उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड कर रखा होगा, इसलिए 90% कर रहे हैं, इसलिए 90% करते हैं अपन। इसी थीम पे क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक के अंदर, अगर आप वैल्यूएशन चैप्टर पे आओगे, वैल्यूएशन चैप्टर का है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें आप देखोगे तो आप इसको देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत। इसके अंदर इन्होंने क्या बोला है
कि बैंगलोर यूनिट करके है, उसने अपॉइंट किया इक्विलिब्रियम सेल्स को, एक एजेंट है, सोल सेलिंग एजेंट। अब एक बात और ध्यान में रखना, खाली एजेंट क्वेश्चन में दे रखा हो तो रूल नंबर 29 लगेगा, और सोल सेलिंग एजेंट दे रखा हो तो वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में आता है, रूल नंबर 28 लगता है। सोल सेलिंग एजेंट पे क्या लगता है, रूल नंबर 28। ठीक है साहब, रूल नंबर 28 लगा देंगे। रूल नंबर 28 का फॉर्मूला भी वही है, ओपन मार्केट वैल्यू लाइक एंड क्वांटिटी का 90%, रूल 30 और 31। सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया इसने बैंगलोर यूनिट ने इक्विलिब्रियम सेल्स को। अब जो बैंगलोर यूनिट है ना, उनका सामान है ना, उसकी कॉस्ट है 7,25,000, जो कि उन्होंने क्या किया, किसको दे दिया, अपने एजेंट को दे दिया। ठीक है, मतलब 7,25,000 रुपए की कॉस्ट पड़ती है। देखो तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है कि बैंगलोर यूनिट है एक, उसने उस सामान की जो कॉस्ट है उसके घर में जो पड़ती है वो 7,25,000 रुपीज में दे दिया। किसको दे दिया, अपने एजेंट को, जिसका नाम था इक्विलिब्रियम सेल्स। सेम सामान इक्विलिब्रियम सेल्स ने किसी दूसरे सप्लायर से खरीदा 7,75,000 का, और उस सामान को मार्केट में जो बिकता है ना वो 7,65,000 का बिकता है। तो अपन क्या वैल्यू, कैसे वैल्यू निकालेंगे, तो अपन वैल्यू निकालेंगे इसकी। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ोगे ना तो टर्म्स उलझे हुए हैं थोड़े से, आप देखोगे तो लाइक कैंड एंड क्वांटिटी की प्राइस दे रखी है 7,75,000। तो बच्चे गलती क्या करके आते हैं, रट के जाते हैं बच्चे फॉर्मूला 90% ऑफ लाइक कैंड एंड क्वांटिटी। अगर आप एक्चुअल टर्म देखोगे क्वेश्चन में तो लाइक कैंड एंड क्वांटिटी की वैल्यू 7,75,000 दे रखी है। और आप इस क्वेश्चन को अगर तमीज से पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई 7 लाख मार्केट में जो वो सामान बेच रहा है वो 7,65,000 का बेच रहा है। साफ साफ लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम सेल्स ने सामान मार्केट में बेचा 7,65,000 का, और ऐसा ही सामान किसी और से परचेज किया 7,75,000 का। तो आप उलझना मत, 7,75,000 का किसी और से खरीद रहा है, मार्केट में बेच रहा है 7,65,000 का, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, 7,65,000 का 90% और 7,75,000 विच एवर इज लोअर, तो लोअर क्या आएगा, लोअर ये वाला अमाउंट है, ऐसे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 90% का एक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 30 भी क्लियर हुआ, सॉरी 29। अब रूल नंबर 30 पे आते हैं। 30 क्या बोलता है, कॉस्ट का 110% कर दो। अगर आपको कोई भी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे आप, जितनी आपकी खर्चा लगा ना, जितना आपको उसको बनाने में खर्चा लगा, उसका जो भी उसकी कॉस्ट आई उसका 110% कर लो। ठीक है, 110% कर लो, इस वैल्यू पे आप जीएसटी जमा करा दो गवर्नमेंट। कॉस्ट पे थोड़ी जमा कराओगे, कुछ तो प्रॉफिट कमाओगे ना। वैल्यू का मतलब क्या होता है, कितने में बेच रहे हो। ठीक है, गेटिंग इट। रूल नंबर 31 क्या बोलता है, कुछ नहीं पता तो बैच जजमेंट असेसमेंट कर लो। बात है 31 ए पे। 31 क्या बोलता है, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग। तो देखो भाई समझना मेरी बात ध्यान से, सिर्फ और सिर्फ लॉटरी के केस में क्या होता है, लॉटरी के केस में ऐसा होता है जो भी फेस वैल्यू दी होती है ना उसको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मानते हैं हम, जैसे इंटरेस्ट के केस में मानते हैं 100 डिवाइड बाय 128, जो भी फेस वैल्यू होती है लॉटरी के केस में। और बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में क्या होगा, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग के केस में जो भी वैल्यू दे रखी है ना उसी को फेस वैल्यू मानना है और उसी पे जीएसटी लगा देना है 28%। सर समझ नहीं आया, समझना। जैसे सपोज करो आपने घोड़े पे पैसे लगाए, हॉर्स रेसिंग में 5,000 रुपए लगाए, तो 5,000 पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा 28%। लेकिन आपने 5,000 रुपए लॉटरी पे लगाए, अब ये माना जाएगा कि इस 5,000 रुपए में जीएसटी भी इंक्लूडेड है। 5,000 डिवाइड बाई 128 इंटू 28 वो जीएसटी का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना 31A। 31B, 31C लास्ट टाइम नए ऐड हुए थे। ऑनलाइन मनी गेमिंग, ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में जीएसटी कैसे लगेगा, इस पे काफी क्वेश्चन भी आया था May 24 के अंदर, आरटीपी में भी क्वेश्चन था May 20। डिटेल में मैंने समझा रखा है क्वेश्चन, तो देखो समझना मेरी बात। इस पॉइंट में क्या होगा 31B के केस में, 31B के केस में ऐसा होगा कि अभी जैसे सपोज करो आप ऑनलाइन मनी गेमिंग में आपने पैसा लगाया, कोई ऐप है, विंजो ऐप है, रमी ऐप है, कोई सी भी ऐप है जिसमें आपने पैसा लगाया। ठीक है, अभी आपने 1,000 रुपीज लगाया उस ऐप में, और उस ऐप में आपने 700 रुपीज का गेम खेला, 300 रुपीज का आपको रिफंड मिल गया। तो ऐसा नहीं होगा कि अब आपके पे जीएसटी 700 का ही लगेगा। जीएसटी जिस 1,000 पे लग गया तो लग गया, अब आपने रिफंड ले लिया तो वैसे नहीं कि सरकार से आप जीएसटी का पैसा वापस लोगे, अब वो गया। एक बार जितना पैसा डाल दिया इसमें, उस पर पूरे पे जीएसटी देना पड़ेगा। अब उसमें रिफंड के कोई रिफंड अगर आप ले भी रहे हो, रिटर्न कुछ पैसा ले भी रहे हो, अनयूज्ड अमाउंट का अगर आप रिटर्न भी ले रहे हो, तो आप उसमें ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरे जीएसटी का रिफंड दे दो। अब मैंने सरकार को जो हमने जीएसटी जमा करा दिया, कस्टमर को पैसा वापस दे रहे हैं, तो सरकार को हम बोलेंगे कि भाई जीएसटी दे दो, ऐसा नहीं होगा। सेम इन द केस ऑफ रूल नंबर 31C, एक्शनेबल क्लेम इन केस ऑफ कसिनोज। कसिनो में आप क्या करते हो, वो गोटियां खेलते हो, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो डाइस वगैरह खेलते हैं ना कसिनो के अंदर, कार्ड वगैरह खेलते हैं अपन। ठीक है, चिप्स वगैरह, कॉइन वगैरह ये सब लेते हो, आप टिकट वगैरह परचेज करते हो कसिनो के अंदर। सपोज करो मैंने 50,000 रुपीज के कॉइन परचेज कर लिए। ठीक है, अब मैंने खेला 30,000 रुपीज का खेला, फिर मेरे को लग गया तो वेस्ट है 20,000 रुपीज। मैंने उसको बोला आप मेरे को रिटर्न दे दो, उसने मेरे को दे भी दिए, पर जीएसटी पूरे 50,000 पे लग जाएगा। अगर आप कोई रिटर्न वगैरह लेना चाहोगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अब इस पे भाई दो क्वेश्चन थे अच्छे वाले, जो मैंने आपको मैराथन में भी लिख के करवाया था, क्लास में तो पूछो ही मत, और डिटेल रिवीजन वीडियो के अंदर भी चर्चा करी है, उसमें मैंने समझाने की कोशिश करी है। तो भाई ये क्वेश्चन जरूर देख लेना आप, जो कि May 24 में भी आया था और आरटीपी
मई 24 में भी था, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो डिक्टो आया था, तो आप समझ लेना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। अभी टाइम इतना है नहीं। अब अपन आते हैं मनी चेंजिंग के केस में। मनी चेंजिंग के केस में चार्ट ध्यान में रखना, इसके अलावा कोई ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। मनी चेंजिंग क्या बोलता है, दो देखो, सबसे पहली बात तो आपको इसका रूल नंबर सबके याद होनी चाहिए, 27, 28, 29। सोल सेलिंग एजेंट रूल नंबर 28, नॉर्मल एजेंट 29, और खाली गुड्स पे लगता है 29, गुड्स प्लस सर्विस 27, 28, ठीक है। ये सब ध्यान होना चाहिए। 29 बोलता है, छोड़ो तो 30, 31 हो गया, 32। अब मनी चेंजिंग, मनी चेंजिंग का आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, इसमें दो मेथड है। मैथ रूल 32 ए, रूल 32 बी, ये भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन में ना डायरेक्टली पूछ लेता है अप्लाई रूल 32 ए, अप्लाई रूल 32 बी, तो पता तो होगा तभी तो करोगे। तो 32 ए क्या बोलता है, समझना मेरी बात, कम से कम देखो 32 ए क्या बोलता है, दो मेथड है बेसिकली। मेथड वन को हम बोलते हैं 32 ए, मेथड टू को बोलते हैं 32 बी। अब मेथड वन क्या बोलता है, अगर एक करेंसी इंडियन करेंसी है और आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी है, तो आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बाइंग एंड सेलिंग रेट, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कुछ लॉजिकल है ही नहीं, मतलब टेक्निकल। आपको क्वेश्चन देखोगे तो इजीली मिल जाएगा। अगर एक करेंसी इंडियन करेंसी है और आरबीआई की बाइंग एंड सेलिंग रेट दे रखी है, तो आप उसी से इजीली निकाल लोगे। मैं आपको दिखाता हूँ कोई क्वेश्चन, देखो दिख जाए तो, ठीक है। जैसे देखो, मान के चलो आपने क्या किया, 1000 यूएस डॉलर परचेज किए नंदिनी से 74 रुपीज पर डॉलर, आरबीआई की रेट दे रखी है, ठीक है। आरबीआई का खुद का भी तो कमीशन होता है। मनी चेंजिंग का मतलब क्या होता है, जो पैसा करेंसी कन्वर्ट करवाते हैं ना, कि भाई रुपीज के बदले डॉलर दे दो, यूरो दे दो, तो कुछ बीच में अपना चार्जेस लेते हैं। अब गवर्नमेंट या तो उनसे पूछती रहे कितने चार्जेस लिए, वो सच झूठ बोलते रहेंगे, तो इससे अच्छा गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भाई इस वैल्यू पे आप जीएसटी दो, माथाफोड़ी नहीं। अब आपने चाहे ज्यादा कमाया हो चाहे कम कमाया हो, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि सपोज करो आपने क्या किया, आपने तो क्या भेजिया, सपोज करो $1000 किसी को परचेज करने थे, आपने उसको 74 रुपीज में दे दिए, आरबीआई की रेफरेंस रेट देती 74.6, तो आप क्या करोगे, 74.6 माइनस 74 इंटू 1000, बात खत्म हो। आरबीआई की रेफरेंस रेट दे रखी है, तो नहीं दे रखी है अगर आपको, तो आप क्या करोगे, जितने में आपने दी ना ग्रॉस अमाउंट, उसका 1% कर लो। अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी होती, तो आप 1000 इंटू 74 करते, उसका 1% कर लेते, वो आपकी वैल्यू आ जाती। उस वैल्यू पे आपको जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी का अमाउंट नहीं आया, वो वैल्यू आ गई जिसपे आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अपन चैप्टर ही वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं साहब, ठीक है भाई। अगर कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है, फॉर एग्जांपल डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करवाना है, तो सबसे पहले आपको दोनों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, सबसे पहले आप दोनों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो, ठीक है। दोनों को ही आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे, फिर दोनों को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने के बाद क्या करोगे, दोनों में से जो भी लोअर आएगा इंडियन रुपीज के अंदर, उसका 1% कर देना। दोनों को में से जो भी लोअर आएगा इंडियन रुपीज के अंदर, उसका 1% कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24, जो कि मई 24 एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया था। अब तो सजेस्टेड भी आ गई, आप देख सकते हो, एज इट इज क्वेश्चन आरटीपी में भी, ठीक है। अब हम आते हैं मेथड टू, जिसको हम बोलते हैं रूल 32 बी, दूसरा मेथड है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 250 रुपीज, तो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू 60,000 होगी, तो रेंज फिक्स है। मिनिमम वैल्यू 250 रुपीज होगी, मैक्सिमम वैल्यू 60,000 होगी। अब इन्होंने बोला अगर अप टू 1 लाख रुपीज कन्वर्ट कराओगे, 1% ऑफ ग्रॉस अमाउंट और 250 रुपीज विच एवर हायर। 1 लाख से 10 लाख तो 1000 प्लस 0.5%, और 10 लाख तो आपको याद रखना पड़ेगा, पॉज करके इसको एक बार देख लो, ठीक है। रेंज कितनी फिक्स हो गई, 250 से लेकर 60,000 हो गई, अप टू 1 लाख 1%, 1 लाख से 10 लाख के बीच में 1000 प्लस 0.5%, 10 लाख से ऊपर 5500 प्लस 0.1%। अब ये 55 कैसे आया, 1000 कैसे आया, समझ में आया तो लाइक जरूर, ठीक है, ठीक है। सर एयर ट्रेवल एजेंट के केस में क्या होगा, 5% ऑफ बेसिक फेयर, डोमेस्टिक के केस में 10% ऑफ बेसिक फेयर। एक चीज ध्यान रखना है, बेसिक फेयर को ध्यान रखना, क्वेश्चन में घुमा देगा आपको, क्वेश्चन में उल्टा सीधा लिखेगा, नीचे लिख देगा बेसिक फेयर 70% था, 60% था, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखना बेसिक फेयर का, ये 5% ऑफ बेसिक फेयर, 10% ऑफ बेसिक फेयर, ठीक है भाई। अब आते हैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, जिसका आपकी बार आपके एग्जाम में आने की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है। लाइफ इंश्योरेंस 5 नंबर का क्वेश्चन नवंबर 24 में एक्सपेक्टेड है, ठीक है। नवंबर 24 में नहीं आया तो मई 25 में आ जाएगा। वैसे आने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी लाइफ इंश्योरेंस के केस में। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि आपने किसी पॉलिसी में दो करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, जिसमें से 2 करोड़ रुपए लगाए, बेसिकली 2 करोड़ रुपए का प्रीमियम पे किया, जिसमें से 1.5 करोड़ रुपीज तो इन्वेस्टमेंट था, 50 लाख रुपीज आपका रिस्क कवरेज है। तो भाई देखो, अगर क्वेश्चन में साफ ही बोल दे कि रिस्क का अमाउंट कितना है, तो जितना प्रीमियम पे किया उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट जो किया वो लेस कर दो, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा वर्ड लिखा हो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, वर्ड लिखा हो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, वर्ड का लिखा होना जरूरी है, तो उस केस में 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि आपसे 2 करोड़ रुपए लिए, पूरे 2 करोड़ रुपए रिस्क कवरेज के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, साफ ही बोल दिया क्वेश्चन में एंटायर प्रीमियम। सर ये सिंगल प्रीमियम एन्युटी का मतलब क्या होता है, क्लास ले लो, फिर क्लास में देखो, थोड़ी सा बता, इतना छोटा टाइम में वीडियो है ना, ठीक है। फिर भी आपको लगता है ना कि आपको लग रहा है कि यार मेरा रिवीजन वीडियो से भी नहीं हो रहा, ये सब समझ नहीं आएगा, मैं तो बोलूंगा रिस्क मत लो, किसी की भी क्लास ले लो, ऐसे क्या मेरी लो, किसी की भी ले लो, पर ये फफूंद खत्म करो, क्योंकि
5-10 हज़ार रुपए, 20-25 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉर्चुनिटी बेनिफिट कितना है इसका वो आप सोच नहीं पा रहे, ठीक है। जिसका मन पसंद करे उसी क्लास लो आप, प्राइस पे भी मत जाना। किसी की क्लास 25 हज़ार की और वो पसंद आ रहा हो तो उसी की लो, ठीक है। मैं आपको मतलब भाई वाला सजेशन दे रहा हूँ, मैं ऐसा अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा, समझना मेरी बात आगे। क्वेश्चन में अगर सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी वर्ल्ड लिखा हुआ हो, ठीक है, तो आपको कितना कितना करना है, 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज। इस पे आपको ये आपको वैल्यू मान लेनी है, सिंगल प्रीमियम एन्युटी के कंप्लीट रिस्क कवरेज 100% वैल्यू मान लिए। क्वेश्चन में दे रखा हो कि इतना इतना तो इन्वेस्टमेंट, इतना तो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट लेस कर दो। कुछ भी नहीं दे रखा तो पॉलिसी का पहला साल है तो 25% ऑफ प्रीमियम चार्ज, सब्सिक्वेंट ईयर है तो 12.5। इस पे भाई 2 क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन करके चले जाना इंपॉर्टेंट है। और मैं जो बेसिक फेयर वाला बता रहा था ना आपको, ये क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर क्या दे रखा है, ये प्राइस बता दी कि टिकट बुक कराई 7 लाख की और 15 लाख की इंटरनेशनल टिकट, एंड में लिख दिया कि बेसिक फेयर 60% और 70% था। आप ऐसा मत करना कि 7 लाख का 5% कर दिया, 15 लाख का 10%, ये गलतियां हो जाती हैं जल्दी जल्दी में। ये देखो, प्रीमियम फॉर ओनली रिस्क कवरेज पूरा 25 लाख रुपीज वैल्यू मान लेंगे। न्यू पॉलिसी सब्सक्राइबर नहीं, पहले साल 25%, रिन्यूअल प्रीमियम 12.5%, सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी 1 करोड़ का 10%, 10 लाख, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये क्या आ जाएगी वैल्यू, आपकी बार एग्जाम में आने की कुछ उम्मीद है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 31 भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मार्जिन स्कीम। मार्जिन स्कीम क्या होता है, ये इस पे एक एमसीक्यू है, तो आप एक काम करना, इसका रिवीजन वीडियो से जाके देखना आप टाइम टाइम। वैसे चलो मैं बताता हूँ फटाफट, मार्जिन स्कीम क्या बोलता है। आप सेकंड हैंड गुड्स में जब डील करते हो तो मार्जिन स्कीम लगाई जाती है सेकंड हैंड गुड्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलो एक कंपनी है जिसका नाम है कैशिफाई करके, कैशिफाई कंपनी है जो कि पुराने मोबाइल फोन बेचती है, खरीदती है और बेचती है। अब कैशिफाई मेरे से कोई मोबाइल फोन खरीदी, जैसे सपोज करो ये मोबाइल फोन है, ये कैशिफाई ने खरीदा, सपोज करो मेरे से 15,000 रुपीज में खरीद लिया। अब मैं तो जीएसटी पे कर दूंगा नहीं ना भाई, सप्लायर में हूँ, मेरा तो कोई कोर्स और फर्जेंस ऑफ बिजनेस तो है नहीं, तो जीएसटी लगा ही नहीं, तो कैशिफाई ने कोई जीएसटी पे भी नहीं करा। अब कैशिफाई किसी को बेच रही है मोबाइल फोन 25,000 रुपीज में। सवाल ये आता है कि नॉर्मल बिजनेस में तो क्या होता है कि भाई सेल्स पे जीएसटी आता है और परचेज पे क्रेडिट ले लेते हैं, तो काम सेट ऑफ हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में परचेज पे तो जीएसटी है नहीं, सेल्स पे जीएसटी, तो बहुत ज्यादा सेल्स का बर्डन आ जाएगा जीएसटी का, फिर तो 25-25 हजार पे जीएसटी देना पड़ेगा। अल्टीमेटली दिक्कत होगी, एंड कंज्यूमर को भी दिक्कत होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो, आप सिर्फ डिफरेंस अमाउंट पे जीएसटी दो। वैसे भी तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि भाई सेल्स पे जीएसटी, परचेज पे आईटी, तो डिफरेंस पे तो जीएसटी लग गया, वैल्यू एडिशन पे तो गवर्नमेंट बोल रही है आप सीधा वैल्यू एडिशन पे टैक्स दो, सीधा 10,000 पे टैक्स दे दो। अब आपका केस थोड़ा उलझा हुआ है, अब सीधा वैल्यू एडिशन पे टैक्स दो, ठीक है। यही है मार्जिन स्कीम। अब अपन आते हैं रूल नंबर 33, प्योर एजेंट। प्योर एजेंट क्या बोलता है, ध्यान से समझना। प्योर एजेंट वो होता है, देखो एजेंट अपन ने 2-3 तरह के एजेंट देखे, ये होता है सोल सेलिंग एजेंट, क्योंकि रूल 28 में आता है। नॉर्मल एजेंट रूल 29 में आता है, प्योर एजेंट रूल नंबर 33 में आता है। प्योर एजेंट क्या बोलता है, वो इतना प्योर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने, मैंने एक कंपनी बनवानी थी, ठीक है। मैंने किससे बात करी, एक सीए था, मैंने उससे बात करी कि भाई साहब हमें कंपनी बनानी, कितने पैसे लगेंगे। तो उन्होंने कहा देखो साहब हमारी फीस लगेगी 20,000 रुपए, 20,000 रुपए हमारी फीस। मैंने कहा ठीक है। फिर वो कंपनी बनाने लगा तो उसने कहा कि सर देखो 20,000 रुपए हमारी फीस लगेगी और 5,000 रुपए लीगल काम की फीस लगेगी, वो सरकार को जमा होगी, ठीक है। 5,000 रुपए आरओसी को जमा होगी, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5,000 रुपए आरओसी को जमा होगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप हमें 20,000 दे दो हमारी फीस, 5,000 रुपए आप खुद गवर्नमेंट को जमा करा दो, या पूरे के पूरे 25,000 आप हमें दे दो, जिसमें से 5,000 रुपए हम गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। एकदम ट्रांसपेरेंट है, कोई चीटिंग नहीं है। वो 5 ही थे जो सरकार को जमा होने थे, एकदम ट्रांसपेरेंट है, उसको बोलते हैं प्योर एजेंट। कि भाई कोई इंसान आपके बिहाफ पे कोई खर्चा कर रहा है लेकिन एकदम ट्रांसपेरेंसी है, कोई झूठ नहीं बोल रहा, उतना ही पैसा ले रहा है, अपनी मेहनत का जो पैसा ले रहा है वो मुंह से बोल के ले रहा है, पर चीटिंग नहीं करेगा। और कोई जो जितने भी खर्चे कर रहा है वो ट्रांसपेरेंट है, उसको बोलते हैं प्योर एजेंट, रूल 33 में आता है। प्योर एजेंट की कंडीशन क्या होती है कि भाई बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट होता है। पहली बात तो उसको बायर ही ऑथराइज करता है कि हाँ भाई आप मेरे बिहाफ पे खर्चा कर लो। दूसरा, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। जो सेलर होता है, जो रिसीव, मतलब समझ रहे, जैसे सपोज करो मेरे को कोई मशीन इंपोर्ट करवानी थी फॉरेन से। अब मैंने कहा कहाँ मैं पोर्ट पे जाऊंगा, इतना टाइम है नहीं मेरे पास, मैंने किसी को ऑथराइज कर दिया, किसी कस्टम एजेंट को, कि आप मेरे बिहाफ पे मशीन इंपोर्ट करो, जो भी खर्चा होगा वो मैं आपको दूंगा और आपकी मेहनत का अलग से आपको पैसा दूंगा। अब वो मेरे बिहाफ पे सब कुछ कर रहा है, सारे कस्टम ड्यूटी पे कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है वो, मतलब ठीक है। तो भाई इस केस में प्योर एजेंट कौन हो गया, वो पर्सन हो गया, पर मेरे भी और उसके बीच में एग्रीमेंट है कि हाँ भाई वो प्योर है, एकदम सारे डिटेल मेरे को बताएगा, ट्रांसपेरेंसी रखेगा। मेरे जितने भी गुड्स होंगे उस पर वो अपना, ऐसे नहीं उनको यूज करने की इच्छा रखेगा या उनको अपने बेनिफिट के लिए यूज करेगा, नहीं करेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर एजेंट बोलते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होना चाहिए, वो आपकी गुड्स यूज करने की उसकी नियत नहीं होनी चाहिए, अपने इंटरेस्ट के लिए यूज नहीं करेगा, जितना एक्चुअल में खर्चा हुआ उतना ही लेगा। कस्टम ड्यूटी 5 लाख लगी तो 5 लाख ही लेगा, ऐसा नहीं लेगा कि ज्यादा ले लेगा, अपनी मेहनत का खर्चा मुझसे बोल के लेगा, उसको अपन प्योर एजेंट बोलते हैं। इसका एक क्वेश्चन था रॉली पॉली करके, जो आप लोगों को याद होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक अटेम्प्ट पहले इसकी
8 नंबर की केस स्टडी भी बना के पूछ लेती, तो इन्हीं की केस स्टडी बना के पूछ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही था कि बहुत तरह के खर्चे किए, आपने एक मशीन इंपोर्ट करवाई, तो उसने अपनी मेहनत का खर्चा लिया, एजेंसी चार्जेस 5 लाख रुपीज, बाकी मशीन अनलोडिंग के खर्चे हुए, लोडिंग के खर्चे हुए, ठीक है, कस्टम ड्यूटी के खर्चे हुए, पोर्ट पे लाने के खर्चे हुए, सब किसी पे कस्टम ड्यूटी, किसी पे जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि जीएसटी तो कमाई पे लगता है ना भाई। तो उस एजेंट की कमाई थोड़ी हो गई कस्टम ड्यूटी के लिए आपने उसको पे किया हो, तो उसने उसको आगे गवर्नमेंट को पे कर दिया। सपोज अगर मैं सीए को कंपनी बनाने के लिए 25,000 रुपए पे कर रहा हूँ, जिसमें से 5,000 रुपए गवर्नमेंट की फीस है, तो जीएसटी वो 25,000 पे थोड़ी पे करेगा, 20,000 पे पे करेगा ना वो, तो क्योंकि 5,000 रुपीज तो बस उसने मेरे बिहाफ पे लिए मेरे से और गवर्नमेंट को दे दिए। कमाई तो बेचारे की 20,000 रुपये ना, टर्नओवर तो 20,000 ही होगा ना उसका, ठीक है। पर एक बात ध्यान रखना कि होटल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस, अगर आपने किसी एजेंट से कोई मशीन मंगवाई और उसने ये खर्चे भी किए, होटल, ट्रैवलिंग, टेलीफोन जो अपने ऊपर ही किए उसने, तो वो भी वैल्यू में ऐड होते हैं। ये केस लॉ भी था इसका एक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें क्या होंगी, उसी के वैल्यू में ऐड होगी। चलिए साहब, ठीक है भाई, ये भी खत्म हो गया। एक चीज ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन क्या था आपका, वो एक मशीन वाला क्वेश्चन था ना, एविएंट लिमिटेड वाला। अब वो क्वेश्चन में बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि भाई किस वैल्यू पे वो इंटरेस्ट जो होता है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला अमाउंट, उस पर बच्चों को समझ में नहीं आता कि भाई किस पार्ट पे जीएसटी लगाएं। तो एक बात सुनना मेरी बात ध्यान से, क्वेश्चन को दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड दे दो। रुको मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ, टाइम जा रहा है तो। हाँ भाई, तो ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 था, इवेंट लिमिटेड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना, आप इस क्वेश्चन को पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू की केस स्टडी बन के भी पूछ सकता है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ इसमें, पता है किस टाइप पे दिक्कत होती है बच्चों को। वैसे तो जितने भी क्लास वाले बच्चे जो देख रहे हैं उनको तो याद आ ही रहा होगा, सब उन्होंने कर रखा है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट वाला अमाउंट ना, 1,23,300, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होती है, डाउट होता है बच्चों को, तो अब आप समझना मेरी ध्यान से सभी लोग। सपोज करो मैं आपको अपनी क्लासेस 10,000 रुपीज में मेरी क्लास बिकती है, ठीक है। लेकिन क्या सीन है, इस 10,000 रुपीज की क्लास के लिए कोई बड़ा अमीर आदमी था, उसको मेरी क्लास पसंद आ गई, तो उसने कहा कि मैं आपकी क्लास में सब्सिडी देना चाहूंगा 2,000 रुपए की। मैंने कहा ठीक है, आप बच्चों से 8,000 रुपीज चार्ज करो, ऑल तो जीएसटी तो पूरे 10 पे लगेगा, लेकिन 2,000 रुपए कोई और पे कर रहा है, बच्चे 8,000 ही पे कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने बच्चों को ऑप्शन दिया कि भाई 8,000 रुपीज की क्लास है, ठीक है, लेकिन अगर आप इसका पेमेंट अगले 15 दिन में कर देते हो, तो वो क्लास आपको 7,500 रुपीज की मिल जाएगी, 7,500 रुपीज की मिल जाएगी। और अगर आपने 15 डेज में पेमेंट नहीं किया, ठीक है, तो आपको फिर इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा, डिस्काउंट तो मिलेगा ही नहीं, इंटरेस्ट और अलग से लेंगे आपसे, ठीक है। ठीक है भाई, अब सपोज करो कोई बच्चा था, उसने क्लास खरीदी, प्रॉमिस तो ये कर लिया कि 15 डेज में पेमेंट कर देगा, हमने उसको 7,500 में क्लास दे दी, 2,000 रुपये होल्डिंग कंपनी ने पे कर, मतलब उस पर्सन ने पे कर दिया जो अमीर आदमी था, और 7,500 रुपीज उससे ड्यू थे, पर उसने 15 डेज में पेमेंट किया ही नहीं। अब कितने ड्यू रहेंगे, अब 8,000 ड्यू रहेंगे, प्लस इंटरेस्ट अलग से ड्यू रहेगा, ठीक है। अब सपोज करो उसने मेरे को 8,300 रुपीज पे करे, अब अब जीएसटी कितने में लगाएंगे अपन, कितने पे जीएसटी लगाएंगे, अब 8,300 पे जीएसटी लगेगा, 7,500 पे तो जीएसटी लग ही गया, अब बचे हुए 800 रुपीज पे जीएसटी और देना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी सेम ये क्वेश्चन था, सेम ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या था कि आपने कस्टमर से पैसे लेने, 2 लाख रुपए मशीन के ऊपर 2 लाख रुपीज होल्डिंग कंपनी पे कर रही है, तो वो तो कस्टमर से लेने ही नहीं है हमको, वो तो कस्टमर से लेने ही नहीं है। अब ये थोड़ी कि मैं कस्टमर को बोलूंगा, बच्चे को बोलूंगा कि आप मेरे को 10,300 पे करो, वो बोलेगा ना सर 2,000 रुपीज का तो आपको कोई और पे कर रहा है ना, उससे लो आप। तो इंटरेस्ट जो लगेगा ना, अब सपोज करो इस क्वेश्चन में मैं इंटरेस्ट कितने पे लगाऊंगा बच्चे के ऊपर, बच्चे के ऊपर मैं इंटरेस्ट 8,000 पे लगाऊंगा। 8,000 पे क्यों लगाऊंगा, 7,500 पे इंटरेस्ट लगेगा। जैसे सपोज करो मैंने आपको क्लास बेची 8,000 रुपए में, मैंने आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया था, ये बोल के कि अगर आपने 15 डेज में पेमेंट कर दिया, तो आपने 15 डेज में पेमेंट किया ही नहीं, तो अब इंटरेस्ट 7,500 पे लगेगा, 8,000 पे, 8,000 पे लगेगा, क्योंकि अब तो वो क्लास 8,000 की हो गई ना। अब आप मुझे पे नहीं कर रहे, तो अब 8,000 पे इंटरेस्ट लूंगा ना मैं। सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ये उन लोगों के लिए था जो रिवीजन वीडियो वगैरह देख के ही काम चला रहे हैं, उन लोगों के लिए। वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, थोड़ा सा भी डाउट लगता है, बिना संकोच किए गो फॉर द क्लासेस, इधर माइंड इधर एनीवन, बट रिस्क मत, ठीक है, क्योंकि आईडीटी बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे नंबर दिला सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा फ्रूटफुल लगा तो मुझे बताइएगा जरूर, और लाइक जरूर मारेगा, ऐसे और वीडियोस भी आपके आते रहेंगे। थैंक यू।